नमस्कार दोस्तों, आपका आपके YouTube चैनल इग्नो नोट्स फॉर यू में हार्दिक स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये मैं नोट्स जो बनाए हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ही प्रोवाइड करूंगा। व्हाट्सअप ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम BHIC 101 की यूनिट नंबर 14 देखेंगे। यूनिट 13 तक हम पहले पढ़ चुके हैं, वो सारी एक ही प्लेलिस्ट में है, आप जाके प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। आज की यूनिट का नाम है उत्तर पश्चिम में सिकंदर का आक्रमण। यानी भारत का जो मैप है उसके उत्तर पश्चिम जो एरिया है, यहाँ से जो सिकंदर का आक्रमण हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आप फोटो में देख सकते हैं सिकंदर, और ये सिकंदर का युद्ध, उत्तर पश्चिम में सिकंदर का आक्रमण। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम उद्देश्य पढ़ेंगे, यानी इस यूनिट को हम पढ़ क्यों रहे हैं। उसके बाद इस यूनिट की प्रस्तावना पढ़ेंगे कि इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। उसका बाद स्रोत, इसके क्या क्या स्रोत हैं जिनसे हमें ये जानकारी मिली है। उसके बाद मैसेडोनिया का अलेक्जेंडर, यानी सिकंदर है, उसका नाम अलेक्जेंडर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एरियन की इंडिके, ये इंडिके नाम की बुक है, एरियन ने लिखी है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर के उत्तराधिकारी और सेल्यूकस निकेटर, यानी उत्तराधिकारी कौन कौन थे, और सेल्यूकस निकेटर भी एक इनका उत्तराधिकारी था, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर के आक्रमण का प्रभाव, यानी अलेक्जेंडर ने भारत पे आक्रमण किया, उसका भारत पे क्या असर पड़ा, वो सब देखेंगे। उद्देश्य, पश्चिमोत्तर भारत में अलेक्जेंडर के आक्रमण की जानकारी, यानी आज के इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप पश्चिमोत्तर भारत में जो अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था उसकी जानकारी मिल जाएगी। अलेक्जेंडर के बारे में विभिन्न स्रोत और उनके महत्व, अलग अलग स्रोत अलेक्जेंडर के बारे में क्या क्या बोलते हैं और उनका क्या महत्व है। पोरस समेत भारत के विभिन्न गणराज्यों के साथ अलेक्जेंडर के युद्ध के बारे में, यानी पोरस के साथ सिकंदर ने युद्ध किया था ना, जो फेमस युद्ध है पोरस और सिकंदर का, उसके बारे में। एरियन की इंडिके के विषय के बारे में, यानी इंडिके बुक के बारे में पढ़ेंगे। अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण के प्रभाव के बारे में, जो हम पहले भी देख चुके हैं कि ये चीजें पढ़ेंगे हम। चंद्रगुप्त के दरबार में ग्रीक यानी यूनानी राजदूत मेगस्थनीज के बारे में, उसके बारे में भी देखेंगे। अभी देखेंगे प्रस्तावना। पिछली इकाई में लगभग 6ठी शताब्दी BC में उत्तर भारत में उभरे जनपदों और महाजनपदों के बारे में पढ़ा था। यानी लास्ट यूनिट में हमने 16 महाजनपदों को एक एक करके विस्तार से पढ़ लिया था। इस इकाई में हम उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में 4ठी शताब्दी BC में अलेक्जेंडर यानी सिकंदर के आक्रमण से संबंधित घटनाओं के कारण जीवंत गतिविधियों के बारे में पढ़ेंगे। यानी आक्रमण के कारण जो घटनाएं घटी हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। स्रोत, आज जो हम पढ़ेंगे उसके स्रोत क्या हैं। एरियन और कर्टियस रूफस द्वारा लिखा इस काल का लंबा इतिहास, प्लूटार्क द्वारा लिखी जीवनी, डायोडोरस सिरिकुलस की बब्लियोथिका और स्ट्रेबो की जियोग्राफी अंत के अनुभागों में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। यानी ये जो बुक हैं उनमें काफ़ी जानकारी उपलब्ध है, परंतु ये सभी अलेक्जेंडर की मृत्यु के 2-3 शताब्दियों के बाद लिखे गए हैं, इसलिए पर्याप्त होने के बावजूद इन प्राथमिक स्रोतों पर सवाल उठाया जा सकता है, क्योंकि उस समय पर नहीं लिखे गए, उसके बाद लिखे गए हैं, तो हो सकता है इनमें मिलावट हो। इनमें से कुछ विवरणों पर काल्पनिक होने का आरोप लगाया गया है कि यह बयानबाजी तुच्छ विवरणों के से अरोतप्रोत, अतिरंजित और अपनी प्रमाणिकता सिद्ध करने के लिए अपर्याप्त हैं। फिर भी भारत के संदर्भ में विद्वानों को विश्वसनीय और उपयोगी जानकारी के लिए यह स्रोत महत्वपूर्ण है, यानी भारत के लिए इनसे काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मिल जाती है। एरियन एक आम सैनिक था जिसने अलेक्जेंडर की याद में विश्वसनीय स्रोतों का चयन करके उन्हें ईमानदारी से पेश करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। यानी एरियन ने जो इंडिके पुस्तक लिखी थी वो विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से लिखी थी। उनकी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ अलेक्जेंडर टोल्मी, एरिस्टोबुलस, नियरकस, एराटोथनीस के विवरणों पर आधारित थी। यानी उसने जो पुस्तक लिखी वो इन लोगों के विवरण थे उनके ऊपर आधारित थी। एराटोस्थनीज, मैक्स्थनीज और नियरकस के स्रोतों पर आधारित इंडिके दक्षिणी महासागर में अलेक्जेंडर के बेड़े की यात्रा का वर्णन करता है। यानी अलेक्जेंडर का जो बेड़ा दक्षिणी भारत या महासागर में आया था उसकी यात्रा का वर्णन करता है। अभी हम देखेंगे पहले मैसेडोनिया, यानी अलेक्जेंडर की शुरुआत कहाँ से हुई है, सिकंदर की शुरुआत कहाँ हुई है वो देखेंगे। प्राचीन यूनानी संसार में ओलंपस पर्वत के दक्षिण में रहने वालों और इसके उत्तर में रहने वाले मैसेडोनियन लोगों के बीच अंतर था। उत्तर में रहने वाले लोगों को मैकेडोनस कहा जाता था, यह मूल रूप से एक यूनानी शब्द है। मैसेडोनिया को कभी कभी मैसेडोन भी कहा जाता है। ये दोनों क्षेत्र आपस में संघर्षरत थे, यानी दोनों आपस में लड़ते थे, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र। पहली बार इन दोनों क्षेत्रों को अलेक्जेंडर के पिता फिलिप ने एकजुट किया था। 4ठी शताब्दी BC में मैसेडोनियन और यूनानी नरवंश प्रतिद्वंद्विता में संलग्न थे। यानी 4ठी शताब्दी में मैसेडोनियन और यूनानी नरवंश, यानी यूनानी और मैसेडोनिया वाले आपस में लड़ते रहते थे, लड़ाई में बिजी थे। फिलिप द्वितीय ने 337 BC में यूनानियों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। फिलिप द्वितीय जो मैसेडोनिया के थे उन्होंने यूनानियों पे अपना नियंत्रण कर लिया था। अलेक्जेंडर को अक्सर या गलती से यूनानी के रूप में देखा जाता है, जो वह नहीं था। यानी जब भी हम बोलते हैं सिकंदर या अलेक्जेंडर, उसको हम यूनानी समझ लेते हैं, लेकिन वो यूनानी नहीं थे, मैसेडोनिया के थे।
अलेक्जेंडर हमेशा यूनानियों से सावधान रहता था, यानी वो यूनानियों से बच के रहता था। मैसेडोनियन लोगों की अपेक्षा यूनानी अधिक परिष्कृत थे और इनकी सांस्कृतिक विरासत भी अलग थी, यानी इनकी तुलना में यूनानी अधिक परिष्कृत थे। अभी हम पढ़ेंगे मैसेडोनिया का अलेक्जेंडर। अभी तक हमने मैसेडोनिया के बारे में पढ़ लिया, क्या क्या था, कैसा था। अब अलेक्जेंडर के बारे में। 6ठी शताब्दी बीसी में भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र एक शक्तिशाली राज्य का अभाव था, यानी भारत के जो पश्चिमोत्तर क्षेत्र है वहां पर एक शक्तिशाली राज्य नहीं था, और कंबोज, गांधार और मद्रास रियासतों के बीच संघर्ष का स्थल था, यानी ये कंबोज और गांधार और ये आपस में लड़ते रहते थे एक दूसरे से। 516 बीसी में अकेमेनियन यानी हकमनी शासक डेरियस ने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर आक्रमण किया और पंजाब, सिंध और सिंधु नदी के पश्चिम भूभाग को जीत लिया था। ईरान द्वारा एशिया क्षेत्र में प्राप्त राजस्व का 1/3 हिस्सा बहुमूल्य सोने के रूप में अकेले उत्तर पश्चिम क्षेत्र से ही आता था, यानी ईरान ने जो एशिया पे राज किया था उसका जो 1/3 हिस्सा था वो बहुमूल्य सोने के रूप में यहीं से जाता था। 330 बीसी में अलेक्जेंडर के आक्रमण तक भारतीय क्षेत्र का एक हिस्सा ईरानी साम्राज्य का अंग बना रहा, यानी जब तक अलेक्जेंडर ने आक्रमण नहीं किया तब तक वो ईरान का हिस्सा था। ईरानी विद्वानों द्वारा नई लिपि की शुरुआत हुई जिसे ख्रोष्टी लिपि कहा जाता है, जो कि अरबी की तरह दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी जो अरबी लिखी जाती है दाईं से बाईं, उसी हिसाब से ख्रोष्टी लिपि भी लिखी जाती थी। यह एक हकमनी साम्राज्य की एरामाइक लिपि पर आधारित थी, यानी जो लिपि ख्रोष्टी लिपि थी वो एरामाइक लिपि पर आधारित थी। उत्तर पश्चिम सीमांत प्रदेश में प्राप्त फारसी सिक्कों के आधार पर इन दो क्षेत्रों के बीच व्यापार के संकेत भी मिलते हैं। अलेक्जेंडर का जन्म 356 बीसी में हुआ था। वह मैसेडोनिया के शासक फिलिप द्वितीय का बेटा था। हमने देखा था फिलिप द्वितीय ने यूनानियों पर भी अधिकार किया था, उसी का बेटा था। 337 बीसी तक फिलिप द्वितीय ने यूनानी राज्यों का संघ बनाकर यूनानी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, जिसे लीग ऑफ द कोरिंथ कहा जाता था। फ्रांस के युद्ध के दौरान अथेनियन लोगों की पीड़ा और उनके मंदिरों के विनाश का बदला लेने के लिए फिलिप ने पारस पर आक्रमण की घोषणा की थी। यह आप देख सकते हैं सिकंदर या अलेक्जेंडर। 336 बीसी में फिलिप की हत्या के बाद 334 बीसी में अलेक्जेंडर ने एक शक्तिशाली सेना के साथ फारस पर आक्रमण किया और फारस के राजा डोरियस को हराया, यानी फारस का जो राजा था डोरियस उसको हरा दिया था। एरियन ने अलेक्जेंडर को महत्वाकांक्षी माना है और उसे भारत पर अधिकार प्राप्त करने का इच्छुक बताया है, यानी एरियन ने जो बुक लिखी है उसके हिसाब से अलेक्जेंडर महत्वाकांक्षी राजा था और उसने भारत पर अधिकार करने की इच्छा थी। यदि ऐसा नहीं होता तो वह सिंधु नदी पार नहीं करता, क्योंकि सिंधु नदी भारत और एरियाना यानी भारत का पश्चिमी क्षेत्र जो कि फारसियों के कब्जे में था उनके बीच सीमा थी, यानी अगर वो महत्वाकांक्षी राजा नहीं होता तो वो सिंधु तक का एरिया जीत के वापस चला जा सकता था, वो भारत की तरफ नहीं आता। 327 बीसी में अलेक्जेंडर बैक्टीरिया के हिंदुकुश पर्वत पार कर सिंधु नदी के मैदानों की ओर बढ़ा था। उसकी सेना के एक हिस्से ने हिंदुकुश के संचार मार्ग पर अधिकार कर लिया और सेना के दूसरे हिस्से ने, जिसका नियंत्रण स्वयं उसके पास था, स्वात क्षेत्र में प्रवेश कर लिया, यानी एक ने संचार मार्ग पर अधिकार कर लिया सेना ने और दूसरी सेना जो उसके साथ में थी उसने स्वात क्षेत्र पर प्रवेश कर लिया था। 326 बीसी में दोनों सेनाएं सिंधु पर मिली और सिंधु को पार कर तक्षशिला तक पहुंच गई। 326 में दोनों सेनाएं एक जगह इकट्ठी हुई सिंधु नदी पे और पार करके तक्षशिला पहुंच गई थी। झेलम और चेनाब के मध्य क्षेत्र पर शासन करने वाले पोरस सबसे प्रसिद्ध राजा थे। उस टाइम राजा पोरस सबसे प्रसिद्ध था। पोरस और अलेक्जेंडर की भिड़ंत और उनके बीच का संवाद इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है, यानी अलेक्जेंडर और पोरस की आपस में लड़ाई हुई थी और दोनों की जो बातचीत है वो भी इतिहास में बहुत प्रसिद्ध है। सिकंदर ने सिंध को पार किया और तक्षशिला के राजकुमार अंबी से मिला, यानी सिकंदर सिंध को पार करके तक्षशिला के राजकुमार अंबी से मिला था। अंबी और पोरस दोनों मिलकर अलेक्जेंडर को हरा सकते थे, लेकिन ये एक संयुक्त मोर्चा नहीं बन सके, यानी अंबी और पोरस अगर दोनों मिल जाते तो अलेक्जेंडर को हरा देते। ये बात सिकंदर को पता थी, इसलिए वो पहले ही जाके तक्षशिला के राजकुमार से मिल गया। अंबी ने अलेक्जेंडर का विरोध नहीं किया बल्कि भव्य उपहारों के साथ स्वागत किया, यानी जो पहले जाके मिल लिया तो वो इसका दुश्मन नहीं हुआ और इसने उसका स्वागत किया, उपहार भी दिए थे। अलेक्जेंडर ने अंबी राज्य को कोई क्षति न पहुंचाते हुए वहां से शांतिपूर्ण पलायन किया, परंतु फिलिप्स को वहां का क्षत्रप नियुक्त किया और अपना सैन्य दुर्ग निर्मित किया, यानी अलेक्जेंडर ने अंबी राज्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वहां से शांतिपूर्ण आगे पारस से लड़ने के लिए चला गया, लेकिन वहां पर फिलिप्स नाम के अपना एक शासक को छोड़ के चला गया और वहां अपना एक सैन्य दुर्ग भी बना लिया। वह पोरस से मिलने का इच्छुक था जिसने आत्मसमर्पण करने से मना कर दिया था, क्योंकि सिकंदर के सामने छोटे मोटे राजा लड़ने के लिए नहीं आते थे, वो आत्मसमर्पण करके उसका आधिपत्य स्वीकार कर लेते थे, लेकिन पोरस ने उसका आधिपत्य स्वीकार नहीं किया तो वो लड़ने के लिए आ गया। तो इसकी भी इच्छा थी कि मैं देखूं तो सही कौन ऐसा आदमी है जो सिकंदर से लड़ना चाह रहा है। मौसम की स्थिति अनुकूल नहीं थी, पूरा क्षेत्र बर्फ से ढका हुआ था। इन कठिन परिस्थितियों में भी वह झेलम को पार करने में कामयाब रहा और नदी के दूसरे तट पर तैनात पोरस की सेना पर हमला कर दिया, यानी बीच में नदी थी झेलम नदी
और बर्फ से ढकी हुई थी, सर्दियों में वो जम जाती है, तो उसको पार किया और उसके बाद पोरस के ऊपर आक्रमण कर दिया। पोरस घायल होकर पीछे हट गया, किंतु वह पोरस के सैन्य कौशल और व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआ और उसने पोरस को उसका क्षेत्र वापस करने का फैसला किया और वे सहयोगी बन गए। अलेक्जेंडर की जीत महत्वपूर्ण थी। उसने अपनी जीत का उत्सव मनाने के लिए 2 नगरों नेसिया और ब्यूसेफ्ला की स्थापना की थी। ये यूनानी नाम है। उसने अपने प्रिय घोड़े ब्यूसेफ्ला के नाम पर इस नगर का नाम रखा, जो युद्ध की थकान के कारण मर गया था, यानी युद्ध में थकान से मर गया था। ब्यूसेफ्ला नाम का घोड़ा था, उसके नाम पे शहर बना दिया। ये चार्ल्स लेब्रून ने एक तस्वीर बनाई थी जिसमें आप देख सकते हैं लड़ाई के बाद अलेक्जेंडर और पोरस आपस में मिल रहे हैं, उस टाइप की है। और ये अलेक्जेंडर भारत में किस रूट से आया था, किधर से आया, सिंधु नदी यहाँ से कहाँ गया, वापिस इधर गया, यहाँ से फिर आया, ये पूरा आप मैप देख सकते हैं। अलेक्जेंडर ने बेबीलोन में एक टकसाल से युद्ध के स्मरण में सिक्के भी जारी किए थे, यानी युद्ध की याद में सिक्के भी जारी किए थे। लगभग 322 बीसी में भारतीय उपमहाद्वीप में अभियानों की स्मृति में बेबीलोन में मुद्रित अलेक्जेंडर का विजयी चांदी का सिक्का, यानी ये जो चांदी के सिक्के हैं ये अलेक्जेंडर ने बनाए थे। आगे का भाग नायक द्वारा अलेक्जेंडर की ताजपोशी, ये इसका आगे का भाग है, इसमें इसकी ताजपोशी हो रही है अलेक्जेंडर की। पीछे का भाग हाथी पर बैठा सिकंदर राजा पोरस पर हमला करते हुए, यानी हाथी के ऊपर बैठा है सिकंदर और राजा पोरस के ऊपर आक्रमण कर रहा है। अलेक्जेंडर अपने अभियान में आगे बढ़ता रहा और चेनाब तथा रावी नदी पार कर ली थी, यानी चेनाब और रावी नदी पार कर ली थी उसने। इनका नाम एस्निनेस और हाइड्रोटस था, यानी यूनानी नाम इनका ये रखा था। एक पड़ोसी राजा ने उसको व्यास नदी के पूर्व में नंदवंश की शक्ति के बारे में बताया, यानी जो व्यास नदी थी उसके पूर्व में इस साइड में जो नंदवंश था वो उस टाइम का बहुत बड़ा साम्राज्य था, लगभग पूरा भारत कवर करते थे, उसके शक्तिशाली राज्य के बारे में बताया। अलेक्जेंडर आगे बढ़ना चाहता था लेकिन उनके सैनिकों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। अलेक्जेंडर अब सिकंदर अब चाहता था कि नंद को हराया जाए, नंद साम्राज्य को भी जीता जाए, लेकिन उसके जो सैनिक थे वो थक गए थे। ये देख सकते हैं आप इसमें, ये सिकंदर है और ये इनके सैनिक उनसे याचना कर रहे हैं कि अब हमें घर जाना है, बहुत दिन हो गए। इसलिए उसने झेलम की ओर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो सिकंदर वापस लौटने के लिए मजबूर हुआ। उसने झेलम और व्यास के बीच का प्रदेश पोरस को सौंप दिया और अपनी वापसी यात्रा के लिए झेलम की ओर रवाना हुआ, यानी जो झेलम और व्यास के बीच का एरिया था वो भी पोरस को दे दिया और सिकंदर चला गया। झेलम और चेनाब के संगम पर अपना आखिरी महत्वपूर्ण अभियान मल्लाव राजतंत्रों यानी मल्लाई के खिलाफ लड़ा था। मल्लाव और शूद्रगण राज्य ने उसके खिलाफ एकजुट होने की कोशिश की किंतु सफल नहीं हो सके, यानी एकजुट नहीं हो पाए। उसने शूद्रकों को मालवों का साथ देने से रोक दिया और मालवों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे हार गए और शूद्रक भी अलेक्जेंडर के सामने बिल्कुल नहीं टिक सके। ऐसा माना जाता है कि बेबीलोन में अलेक्जेंडर के आखिरी दिनों के दौरान पोरस के साथ मिलकर चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब को एकजुट करने का प्रयास किया था। बाद में मौर्य ने गंगा घाटी में नंदवंश पर आक्रमण करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था, यानी चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य ने पोरस के साथ मिलकर पंजाब को एकजुट करने का कोशिश किया था और उसके बाद उन्होंने गंगा घाटी में जो नंदवंश है उसको खत्म करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। 324 बीसी में भारत में अपने अभियानों के 3 साल बाद अलेक्जेंडर फारस में सुस्सा में वापस आ गया और अगले वर्ष बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पर जब उनसे पूछा गया कि उसके साम्राज्य को किसको सौंपा जाए तो उसने जवाब दिया था सबसे शक्तिशाली को। दक्षिण एशिया में उसके विजय अभियानों के प्रतीक के रूप में सिक्के पर हाथी की खाल पहने अलेक्जेंडर, ये एक सिक्का बनाया था जिसमें ये देख सकते हैं आप हाथी की खाल पहने हुए सिकंदर को दिखाया गया है। और ये 323 बीसी में एशिया का मानचित्र है जिसमें अलेक्जेंडर के साम्राज्य और पड़ोसी राज्यों के संबंध में नंद साम्राज्य, ये आप देख सकते हैं यहाँ अलेक्जेंडर का साम्राज्य था और यहाँ पर नंदवंश का साम्राज्य था। अभी हम पढ़ेंगे एरियन, यानी जिन्होंने बुक लिखी थी। लुसियस, फ्लेवियस, एरियंस और एरिया या एरियन जैसा कि उन्हें आमतौर पर अंग्रेजी भाषा में कहा जाता है, उनका जन्म 85 से 90 सी के बीच निकोमीडिया यानी रोमन साम्राज्य के यूनानी शहर में हुआ था। 334 से 323 बीसी के बीच की घटनाओं के लिए विद्वान एरियन के विवरणों पर निर्भर रहे हैं। वह रोमन साम्राज्य में बड़ी सेना का अध्यक्ष या नायक था। साहित्यिक झुकाव के कारण उसने शिकार, घोड़सवारी, सेना की रणनीति पर कई लेख लिखे और अलेक्जेंडर की जीवनी भी लिखी। उसने दावा किया कि अलेक्जेंडर पर लेखन कार्य करने के लिए उसने विश्वसनीय प्राथमिक स्रोतों के रूप में अलेक्जेंडर के पूर्वी अभियान में शामिल टोलेमी और एरिस्टोबुलस की कृतियों को आधार बनाया है, यानी टोलेमी और एरिस्टोबुलस ने कुछ भी लिखा था उनके आधार पर उन्होंने अलेक्जेंडर की जीवनी लिखी है। लेकिन इनका जन्म आप देख सकते हैं 85 सी में हुआ है और अलेक्जेंडर तो बहुत पहले ही मर गया था, 300 साल हो गए लगभग बीच में, तो ये 200 से 300 साल बाद में लिखी गई बुक है, इसलिए उसके ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। उसने अलेक्जेंडर पर एनाबेसिस यानी देश भ्रमण भी लिखा
जिसमें 7 पुस्तकें शामिल है। भारत पर लिखी पुस्तक इंडिके एनाबेसिस की ही एक छोटा सा भाग है, यानी भारत के ऊपर जो बुक लिखी है ना, ये इसकी जो मेन बुक है एनाबेसिस उसका छोटा भाग है। अभी हम भारत के ऊपर जो पुस्तक लिखी है एरियन की इंडिके उसके बारे में पढ़ेंगे। एरियन ने स्वयं को एक दार्शनिक, राजनेता, सैनिक और इतिहासकार के रूप में वर्णित किया है। यह अलेक्जेंडर के एशियाई अभियान के साथी के रूप में अधिक विख्यात है। इनकी लेखनी में स्टिकता और स्पष्टता उल्लेखनीय है। भारत पर उनकी पुस्तक इंडिके आयोनी बोली यानी ग्रीक में लिखी गई है। जो इंडिके पुस्तक है वो ग्रीक में लिखी गई है। इसके 3 भाग सम्मिलित हैं। मेगस्थनीज और एराटोस्थनीज द्वारा भारत के विवरणों पर आधारित पहला भाग भारत का एक सामान्य विवरण है। दूसरा भाग नियरकस की सिंधु यात्रा का लेखा जोखा है। तीसरा भाग यह प्रमाणित करता है कि अत्यधिक गर्मी के कारण ही दुनिया के दक्षिणी हिस्से में आबादी के योग्य नहीं थे। मेगस्थनीज और नियरकस के विवरणों के आधार पर एरियन भारत के बारे में संक्षिप्त और रोचक विवरण प्रस्तुत करता है। वह उत्तर में हिंदुकुश, पश्चिम में सिंधु नदी और दक्षिण में पटल पर उल्लेख करके भारत की सीमाओं को चित्रित करता है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने पटल की पहचान निरंकोल या हैदराबाद से की है, जिसका पुराना नाम पाठशिला था। यानी हैदराबाद का पुराना नाम पाठशिला था और इसमें जो पटल का जिक्र किया गया दक्षिण में पटल नाम की जगह, वो पटल हैदराबाद को ही मानते हैं। उनके अनुसार गंगा घाटी के पूर्वी भाग पर्शियाका के विपरीत पश्चिमी भाग को ब्राह्मण पाताल नाम से पुकारते थे। एरियन द्वारा बताए गए माप देश के वास्तविक आकार के निकट और बहुत महत्वपूर्ण है। यानी एरियन ने जो भारत के आकार बताया वो बहुत अच्छा है, यानी निकट है, महत्वपूर्ण भी है। सिंधु और गंगा की विभिन्न सहायक नदियों, भारत की जातियों और जनजातियों का उल्लेख करने के लिए उसने मेगस्थनीज के विवरण की सहायता ली है। यानी मेगस्थनीज ने जो भारत की जातियों और नदियों के बारे में बताया उसी का सहारा लिया है। एरियन बहुत विस्तार से नदियों, प्राचीन बर्बर भारतीयों और खानाबदोश जीवन पर उनकी निर्भरता की चर्चा करता है। वह शक्तिशाली अलेक्जेंडर के आगमन से पहले भारत आए डायोनिसस का उल्लेख करता है, जिसने भारत को जीता और भारतीयों को कानूनों, कृषि और हल से परिचित कराया। एरियन ने पाटलिपुत्र का भी वर्णन किया है, जिसे पालिम्बोत्रा का सबसे बड़ा शहर कहा जाता है या कहता है। कनिंघम का कहना है कि एरियन द्वारा पालिबोत्रा के लोगों को प्राची नाम दिया गया था। आधुनिक लेखकों ने इसकी तुलना संस्कृत शब्द प्राच्य या पूर्वी से की है, जबकि कनिंघम के अनुसार प्राची शब्द ग्रीक भाषा के प्लासा से लिया गया है। यानी विद्वान बोलते हैं कि जो प्राची शब्द है ये पूर्वी या प्राच्य से मिला है। कनिंघम बोलता है नहीं, ये तो ग्रीक भाषा का शब्द है। एरियन बताता है कि भारत में गुलामी की प्रथा नहीं थी। यानी एरियन के अनुसार भारत में गुलामी की प्रथा नहीं थी। अलेक्जेंडर के उत्तराधिकारी और सेल्यूकस निकेटर, यानी अलेक्जेंडर के उत्तराधिकारी कौन कौन बने थे, किसको बनाया था, और सेल्यूकस निकेटर के बारे में। ये हैं सेल्यूकस निकेटर। भारत और फारस से वापस आने के बाद अलेक्जेंडर ने अपने साम्राज्य का संगठन व्यवस्थित ढंग से नहीं किया। अलेक्जेंडर ने बाद में साम्राज्य का संगठन व्यवस्थित नहीं किया। विभिन्न क्षेत्रफों के अधीन कई उत्तराधिकारी राज्य उभरे और मैसेडोनिया ने अपना महत्व खो दिया। यानी मैसेडोनिया का कोई महत्व नहीं रहा, छोटे छोटे कई राज्य बन गए। अलेक्जेंडर की मृत्यु के समय क्षेत्रफलों की संख्या 20 थी, यानी 20 छोटे छोटे राज्य बन गए थे। 308 बीसी तक आते आते उन्होंने मैसेडोनिया साम्राज्य के साथ सभी संबंधों को समाप्त कर लिया और एंटिगोनस, सेल्यूकस और टोलमी के नेतृत्व में 3 अलग अलग समूह बन गए। यानी जो टोटल 20 राज्य थे उनमें से 3 जो मेन मुख्य लीडर के रूप में आए और उनके साथ में 3 गुट बन गए थे। और उन्होंने मैसेडोनिया का जो उनके ऊपर साम्राज्य का जो कंट्रोल था वो खत्म कर लिया था। बेबीलोनिया के क्षत्रप के शिखर पर सेल्यूकस निकेटर था और उनके पूर्व में सभी क्षेत्रपों को अपने अधीन कर लिया था। बेबीलोनिया जो मेन क्षेत्रप था उसमें सेल्यूकस निकेटर था। चंद्रगुप्त मौर्य गंगा के मैदान पर अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य गंगा का जो मैदान है वहाँ पर शक्ति बढ़ा रहा था और वह अपना पश्चिमोत्तर क्षेत्र में उभरी अनिश्चितता का लाभ उठाते हुए सिंधु तक पहुंच गया था। यानी उसने सिंधु नदी तक कब्जा कर लिया था मौर्य साम्राज्य ने। सिंध के मैदान में दोनों की सेनाओं का आमना सामना हुआ। यह क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर का गढ़ था, किंतु लड़ाई में चंद्रगुप्त की जीत हुई। यानी सेल्यूकस और चंद्रगुप्त की लड़ाई हुई, उसमें चंद्रगुप्त की जीत हो गई। 303 बीसी की संधि की शर्तों के अनुसार पूर्वी अफगानिस्तान, मकरान और बलूचिस्तान के सेल्यूसिड प्रदेश चंद्रगुप्त को मिल गए। बदले में सेल्यूकस ने 500 हाथी प्राप्त किए थे। यानी ये जो अफगानिस्तान का जो इलाका था वो चंद्रगुप्त को मिल गया और सेल्यूकस को 500 हाथी दिए थे। सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त से करवा दिया। ये सेल्यूकस की बेटी है। यानी ये धारावाहिक के रूप में जो उन्होंने किरदार निभाया था उसको मैंने फोटो लगाया आपकी याददाश्त के लिए। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ सेल्यूकस की बेटी का विवाह की फोटो है। इस जीत के साथ पश्चिमोत्तर क्षेत्र में महत्वपूर्ण मार्ग मौर्य नियंत्रण में आ गए। यानी पश्चिमोत्तर क्षेत्र में महत्वपूर्ण जितने भी मार्ग थे वो मौर्य के कंट्रोल में आ गए। अंततः चंद्रगुप्त व सेल्यूकस यानी यूनानियों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए। यानी अब तो वैवाहिक संबंध हो गया तो मैत्रीपूर्ण संबंध हो गए। यूनानी विवरणों में चंद्रगुप्त चंड्राकोटोस के नाम से प्रसिद्ध है। यानी यूनानी जो विवरण है, यूनानी पुस्तकें, वहाँ पर चंद्रगुप्त को चंड्राकोटस कहते हैं।
सेल्यूकस के दूत मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त के दरबार में समय बिताया और इंडिका नामक ग्रंथ लिखा था। यानी मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिका मूल रूप से लुप्त हो गई, किंतु उसके कई अध्यायों को बाद में लेखकों जैसे डियोडोरस स्ट्रेबो एरियन ने अपनी कृतियों में प्रतिलिपित किया है। यानी हमने देखा था ना, मेगस्थनीज की बुक के आधार पर एरियन ने अलेक्जेंडर की जीवनी लिखी है। कई यूनानी राजदूतों जैसे मेगस्थनीज, डायमाकोस, हेजिसेंड्रोस ने चंद्रगुप्त के दरबार का दौरा किया और आपसी महत्वपूर्ण संबंध सावधानीपूर्वक आगे बढ़े। यानी ये लोगों ने दौरा किया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और आगे बढ़ाया था। अलेक्जेंडर के आक्रमण का प्रभाव। भारत में अलेक्जेंडर के अभियान इतने महत्वपूर्ण नहीं थे जितने कि वह स्वयं विश्वास करता था। यानी भारत में अलेक्जेंडर के जो अभियान थे वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे जितना वो खुद सोचता था। आर के मुखर्जी के अनुसार भारत में अलेक्जेंडर के अभियान किसी शानदार सैन्य उपलब्धि के उदाहरण नहीं थे, क्योंकि उसका सामना किसी भी शक्तिशाली भारतीय सम्राट के साथ नहीं हुआ। यानी उसने जिन जिन को गांधार और ये छोटे राजाओं को हराया था, किसी शक्तिशाली राजा को नहीं हराया था। ए के नारायण के अनुसार अलेक्जेंडर के अनुशासित और संगठित अभियानों का छोटे राज्यों और रियासतों से कोई मुकाबला ही नहीं था। यानी छोटे जो राज्य थे उनका तो अलेक्जेंडर से क्या मुकाबला होना था। चंद्रगुप्त ने नंदवंश को उखाड़ फेंकने के बाद संपूर्ण पंजाब और उत्तर भारत को एकजुट किया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदवंश को उखाड़ने के बाद वहां पर और पूरा पंजाब और उत्तरी भारत को अपने अधीन कर लिया था, एकजुट कर लिया था। उसने न केवल दक्षिणी राज्यों को जीता बल्कि 4 क्षेत्रपों अरिया, अराकोसिया, गेडोसिया, पेरोम्पिसेडिया को भी एकत्रित किया, जिन्हें सेल्यूकस ने अलेक्जेंडर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त को सौंप दिया था। अलेक्जेंडर के आक्रमण का प्रभाव। यानी अलेक्जेंडर ने जब भारत पे आक्रमण किया, चला गया वापिस, उसका भारत पे कुछ प्रभाव पड़ा होगा। क्या क्या प्रभाव पड़ा वो भी हम देखते हैं। इस तरह यूनानी और भारतीयों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध बने हुए थे। यानी मैत्रीपूर्ण संबंध बन गए थे। अशोक ने पश्चिम एशिया और मिस्र के यवनों के साथ करीबी संबंध बनाए। यानी बाद में जो राजा अशोक आए उन्होंने पश्चिमी एशिया और मिस्र के यवनों के साथ करीबी संबंध बनाए। अशोक द्वारा एंटियोकस द्वितीय और उनके पड़ोसी राज्य में मवेशियों और मनुष्यों की चिकित्सा एवं उपचार के भी संकेत मिलते हैं। यानी अशोक ने एंटियोकस द्वितीय हैं राजा, इनके राज्य है वहाँ पर मवेशियों और मनुष्यों का उपचार करवाया था। देवानाम पियदसी के रूप में अशोक का वर्णन पश्चिम के यूनानी राजाओं के मध्य उनके देवता सदृश्य पद को भी दर्शाता है। अशोक के शिलालेखों की शैली डेरियस के शिलालेखों से प्रभावित प्रतीत होती है। कौटिल्य और मैक्सनीज दोनों विदेशियों के कल्याण को देखरेख करने वाले एक राज विभाग का उल्लेख करते हैं, जो अधिकतर यवन और पारसी थे। तक्षशिला, सारनाथ, बसड, पटना से प्राप्त पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में स्पष्ट यूनानी प्रभाव देखते हैं। यानी यूनान का प्रभाव आया था मिट्टी की जो कलाकृतियां हैं उसमें। तो आप देख सकते हैं एंडोगेस्टिस और ये मेगस्थनीज हैं। अलेक्जेंडर के आक्रमण ने बैक्टीरिया और वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिस्सों में ग्रीक सत्ता की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया था। पुरातात्विक सिक्कों में लगभग 40 यवन वंश के सिक्कों की जानकारी मिलती है। इंडो ग्रीक राजा भारतीय धर्म और संस्कृति में समान रूप से प्रभावित थे। उनके कई सिक्कों पर भारतीय कलाकृतियां मिली हैं। इंडो ग्रीक राजा एंटियालकिड्स ने तक्षशिला के निवासी तथा डायोन के पुत्र हिलियोडोरस, हिंदू धर्म के भागवत संप्रदाय का अनुयायी था, को भारतीय राजा भागभद्र के दरबार में अपना राजदूत नियुक्त किया था। मिनांडर के कुछ सिक्कों पर पहिए की छवि अंकित है। विद्वानों का मानना है कि यह धार्मिकता का पर्याय समझे जाने वाले बौद्ध धर्म के प्रत्येक धर्मचक्र से संबंधित है। यानी आप देख सकते हैं उनके सिक्कों पर पहिए का निशान बना हुआ है। ये बौद्ध धर्म के जो धर्मचक्र है उससे संबंधित है। अलेक्जेंडर के अभियानों के कारण भारत का पश्चिमोत्तर क्षेत्र यूनानी संसार के साथ सीधे संपर्क में आ गया था। समुद्र और भूमि मार्ग खुल गए, जिनके माध्यम से यूनानी व्यापारी शिल्पकार दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचे थे। इस क्षेत्र में यूनानी बस्तियों की स्थापना की गई। उदाहरण के लिए काबुल क्षेत्र में अलेक्जेंड्रिया, जेलमपर, बाउकेपला, सिंध में अलेक्जेंड्रिया, ये सारे कॉलोनियां बस गई थी। ये सारी यूनानी बस्तियां हैं। अलेक्जेंडर ने सिंधु से लेकर यूफ्रेटस के बंदरगाहों और तटों की भौगोलिक खोज भी की थी। अच्छी किस्म के 2 लाख बैलों को अलेक्जेंडर द्वारा भारत से मेसोडोमिया भेजा गया था। यानी भारत से अच्छी किस्म के बैलों को भेज दिया था वहाँ पर। भारतीयों द्वारा बनाए गए रथ, नाव, जहाज़ों के आधार पर यूनानियों ने पाया कि भारतीयों ने काष्ठकला के क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त की थी। यानी जो लकड़ी की बनाते थे नाव वगैरह, वो बहुत अच्छी बनाते थे भारतीय। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।